प्रिंस डिफेंस फोरम में आपका बहुत स्वागत है। आज हम लोग एयरफोर्स एक्स ग्रुप का एक सेट करने वाले हैं जिसमें 25 क्वेश्चंस है मैथमेटिक्स का। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से देखना। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है रिलेशन चैप्टर का है। ठीक है, रिलेशन आपके सिलेबस में भी है एयरफोर्स के। तो इसमें एक रिलेशन दिया हुआ है 2x + y = 41 और x और y कैसा है? x और y एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृत संख्या है। x और y कैसा है? प्राकृत संख्या, यानी कि 1 2 3 से लेकर के जितने भी इनफाइनाइट तक चलेंगे, जीरो नहीं होगा। तो ये हमेशा एक याद रखना है कि x और y हमारा कैसा है? ये एक नेचुरल नंबर है, यानी कि प्राकृत संख्या है। अब आइए हम लोग रिलेशन की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि क्या रिफ्लेक्सिव है। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव का कंडीशन तो देख ले कि रिफ्लेक्सिव का कंडीशन होता क्या है। कैसे हम बोलेंगे कि कोई रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है। तो वो हमेशा याद रखना, रिफ्लेक्सिव होने के लिए कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता है कि जब उसका जो पेयर हम लेते हैं, जो a, a लेते हैं, वो अगर उस रिलेशन से बिलोंग करता है किसी भी पेयर के लिए। यानी कि यहाँ पे बस आपको एक काम करना है, आपको x को y के बराबर कर देना है। बस रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए x को y के बराबर कर देना, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो समझो कि रिफ्लेक्सिव है। तो हम क्या करते हैं, 2x + y, y जहां पे है वहां पे x लिख देते हैं। तो 2x + x = कितना हो जाएगा? 41। तो यहां से कितना आ जाएगा? 3x = कितना आ जाएगा? 41। तो यहां से देखो x = कितना आ जाएगा? 41/3। 41/3 नेचुरल नंबर नहीं है, ये एक फ्रैक्शनल नंबर है, फ्रैक्शन है ये। ठीक है ना, ये फ्रैक्शन है 41/3। जबकि x मेरा कैसा होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकेंड थिंग हम लोग बात करते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक नहीं है। देखो, सिमेट्रिक है कि नहीं है, इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक होने का कंडीशन क्या होता है। ठीक है ना, कि सिमेट्रिक होता कैसे है। तो सिमेट्रिक होने के लिए कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक तब होता है जब मान लो हम एक पेयर लेते हैं a, b। मैंने एक पेयर a, b ले लिया और ये रिलेशन से बिलोंग करता है। और अगर b, a यानी कि उसका मतलब उल्टा कर दो, x को y और y को x कर दो, वो भी अगर उस रिलेशन से बिलोंग करता है, तब हम बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक है। ठीक है, तो हमारा रिलेशन क्या है? रिलेशन है 2x + y = 41। अगर a और b हम कुछ भी ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे x का वैल्यू 1 लेते हैं। अगर हम x का वैल्यू 1 लेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ पे 2 + y = 41 हो जाएगा। तो y का यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 39। तो एक जो हमारा पेयर बना 1,39 बना, और 1,39 रिलेशन से बिलोंग भी करता है। बिल्कुल सही बात है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या 39,1 भी रिलेशन से बिलोंग करता है कि नहीं करता है। अगर 39/1 पेयर भी अगर रिलेशन से बिलोंग करेगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक है, अदरवाइज ये सिमेट्रिक नहीं है। तो और 39 यानी कि इस बार x की जगह पे क्या रखना है? 39, 1 नहीं रखना है, इस बार 39 रखना है। ठीक है ना, y वाला वैल्यू इस बार x में रखना है। तो 2 × 39 प्लस y के वैल्यू इस बार 1 रखना है, जो कि x का वैल्यू था पिछले बार। तो इक्वल्स टू क्या ये 41 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक करना है। ये 41 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो 78 यही हो गया। तो 78 + 1 41 के बराबर तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि 1,39 रिलेशन से बिलोंग करता है, लेकिन 39,1 भी उसी रिलेशन से बिलोंग नहीं करता है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। तो ये जो हमारा रिलेशन दिया हुआ है ये सिमेट्रिक नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांजिटिव के, इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखना है। थर्ड जो हमारा कंडीशन है जो चेक करना है वो है ट्रांजिटिव का। कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब होता है? देखो, इसमें क्या होता है कि एक ए बी होता है। अगर ए बी किसी रिलेशन से बिलोंग करता है और मान लो बी सी किसी रिलेशन से बिलोंग करता है, ये अगर होता है ऐसा, तो अगर मान लो ए सी के साथ अगर बिलोंग कर लेगा, यानी कि ए सी पेयर भी अगर रिलेशन से बिलोंग करेगा, तो हम बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव है। समझ रहे हो? ए बी रिलेशन से, फिर बी सी रिलेशन, और अगर ए सी भी रिलेशन से बिलोंग कर ले, तो हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है? ट्रांजिटिव है। आइए हम इसको देखते हैं कि कैसे ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, ट्रांजिटिव इसको चेक करते हैं। तो सपोज मान लो हम लोग ए बी कोई भी एक पेयर ले लेते हैं। ठीक है ना, मान लो हमने ए बी एक पेयर लिया। सपोज मान लो हम इस बार y का वैल्यू 1 लेते हैं। तो जब हम y का वैल्यू, क्योंकि हमारा रिलेशन क्या है 2x + y = 41, अगर हम y का वैल्यू 1 लेंगे तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? x का वैल्यू 20 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो 20,1 एक पेयर हुआ जो इस रिलेशन से बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। अब मान लो सेकेंड हम ले रहे हैं 1,
अगर हम x का वैल्यू 1 लेंगे, अगर हम x का वैल्यू कितना लेंगे 1 लेंगे, तो x का वैल्यू 1 लेने से क्या होगा, x का वैल्यू 1 लेने से x इक्वल्स टू 1 अगर हम लेंगे तो यहाँ से ये 2 हो जाएगा प्लस y बराबर 41, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 39, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 39। तो देखो ये जो AB है ना, यहाँ पे AB 20,1 है जो कि रिलेशन से बिलोंग करता है, और यहाँ पे जो BC है ना वो 1,39 है। क्या ये भी बिलोंग करता है उस रिलेशन से? बिल्कुल, यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि ये बिलोंग करता है। अब हमें चेक करना है कि क्या 20,39, देखो AC ही ना चेक करना है, तो ये A है और ये C है, तो A को C के साथ हम चेक कर रहे हैं। AC भी अगर बिलोंग हो गया उस रिलेशन से तो हम बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव है, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो आओ चेक करते हैं, हमारा रिलेशन क्या है, 2x प्लस y बराबर 41, x के वैल्यू x के जगह पर हम क्या रखेंगे 20 रखेंगे, प्लस y की जगह पर हम क्या रखेंगे 39, क्या ये 41 के बराबर आ रहा है, तो 40 प्लस 39 ये तो कभी भी 41 के बराबर नहीं आएगा, तो इसलिए हम ये बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये जो हमारा रिलेशन दिया हुआ ये ट्रांजिटिव ही नहीं है, तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं ये सिमेट्रिक है और नहीं ये ट्रांजिटिव है, तो ये क्या है, इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, अगर हम लोग को ये तीनों कंसेप्ट पता हो कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, तो जरूरी नहीं है कि हमें यही क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन कुछ भी दिया जाए, अगर ये हमारा कंसेप्ट तीनों क्लियर है कि कैसे हम पहचानेंगे, तो हम ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अब बोलोगे क्या इतना टाइम लगेगा क्या, देखो 1 मिनट से भी कम का टाइम मिलता है ना एयरफोर्स में, तो नहीं, ऐसे हम लोग नहीं, वहां पे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां जल्दी जल्दी करेंगे, डायरेक्ट x का वैल्यू यहाँ पे बराबर करेंगे, फिर देखेंगे 3x बराबर 41 है, 41/3, तो ये सब जल्दी जल्दी करेंगे। वहां पे आप प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी जल्दी होगा, यहाँ पे मैं समझाने के लिए आपको थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री यहाँ है cos 24 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री प्लस cos 125 डिग्री प्लस cos 204 डिग्री प्लस cos 300 डिग्री। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो cos 24 को वैसे ही लिखते हैं और cos 55 को भी वैसे ही लिखते हैं। यहाँ जो है cos 125 को हम लोग लिख सकते हैं cos 180 माइनस 55, बिल्कुल, और ये हो जाएगा cos 180 प्लस 24 डिग्री। इतना आना चाहिए आपको, ठीक है, ट्रिगो आप किए हो पहले से, और ये हो जाएगा cos 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, बिल्कुल ये 300 हो जाएगा। अब आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है, वो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट देखो सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि ये आपको पता भी होगा कि इस क्वाड्रेंट में सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं, तो हम ए से डिनोट कर रहे हैं, ए मींस ऑल पॉजिटिव। इसमें जो होता है सिर्फ साइन और कोसेक वाला पॉजिटिव होता है, यानी कि जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, इसको टी से और इसको सी से। इसमें ऑल सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसमें सिर्फ साइन होगा और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। इसमें tan होगा और उसका अपोजिट क्या होता है, cot, तो tan और cot इसमें पॉजिटिव होगा, बाकी सब कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसमें देखो cos और sec पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखो अब यहाँ पे हम लिखेंगे cos 24 डिग्री प्लस cos 55 है, हम लिखेंगे cos 55 डिग्री। अब इसका तो वैल्यू मुझे मालूम नहीं है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब ये देखो cos 180 माइनस 55, अब आपको ये पता होना चाहिए कि cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, हमेशा याद रखना। एक मैं कंसेप्ट आपको बहुत बेजोड़ कंसेप्ट बताता हूँ, उस कंसेप्ट को अगर आप याद रखोगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको। देखो कंसेप्ट क्या है, ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना। अगर 90 के मल्टीपल्स में कोई भी चीज हो, साइन हो, कॉस हो या कुछ भी हो, मतलब 90 माइनस थीटा के फॉर्म में हो, 90 ही नहीं 90 के मल्टीपल्स, 90 का मल्टीपल्स क्या होता है, 90 होता है, ठीक है। उसके बाद आपका 270 हो जाएगा, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90। थोड़ा सा ये ट्रिग्नो जब मैं पढ़ाऊंगा तो ज्यादा डिटेल्स में बताऊंगा। देखो साइन 90 माइनस थीटा, तो ये देखो साइन है ना वो कॉस में चेंज हो जाता है, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखना अगर ये 180 के फॉर्म में हो, किसके फॉर्म में है, 180 360 इस तरीके से हो, तो ये देखो चेंज नहीं होता है। देखो 90 था तो साइन वाला कॉस में हो गया, लेकिन 180 जब रहेगा ना चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा। तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां देखो cos
180 माइनस है, तो 180 माइनस है तो क्या बोले कि चेंज नहीं होगा, तो cos 55 होगा, ये तो फिक्स है। लेकिन ये cos 180 माइनस 50 कहाँ है, देखो वो ई वाला लाइन 180 वाला होता है, ये एंगल 180 होता है ना, यहाँ पे 180 होता है, देखो ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, ये कितना होता है फिर 360 हो जाता है। तो cos 180 माइनस 55, ये 180 है माइनस 55, यानी कि इसमें हो तुम, इस वाले एरिया में हो तुम, तो इस वाले एरिया में साइन और cos सिर्फ पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ cos है तो cos कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का cos 55 होगा प्लस। अब आओ cos 180, फिर 180 पे होना तो फिर cos का cos ही लिखेंगे, 180 प्लस 180 यहाँ है प्लस, यानी कि तुम इस क्वाड्रेंट में हो, तुम थर्ड क्वाड्रेंट में हो। जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में रहेंगे तो tan और cot ना पॉजिटिव होता है, बाकी सब तो नेगेटिव होता है, तो यहाँ भी cos क्या होगा, नेगेटिव होगा, और बाकी 24 डिग्री हम लिख देंगे। ये देखो cos 360, फिर से बोले कि चेंज नहीं होगा, 360 पे 180 पे चेंज नहीं होता है, तो cos लिखेंगे और 60 लिख देंगे। अब रहा कि माइनस होगा कि प्लस होगा, आइए देखते हैं माइनस होगा कि प्लस होगा। ये देखो ई वाला लाइन 360 है कि नहीं, और 360 से माइनस, यानी कि तुम किस क्वाड्रेंट में हो, फोर्थ नंबर वाले क्वाड्रेंट में हो, और फोर्थ में cos क्या होता है, cos पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। आइए बात करते हैं। अब ये देखो ये है cos 24 डिग्री प्लस ये है cos 55 डिग्री, ये है माइनस cos 55 डिग्री, ये है माइनस cos 24 डिग्री, और ये है प्लस का cos 60 डिग्री। देखिए क्या ये और ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, cos 60 डिग्री बचेगा, और cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1/2। अब बोलोगे क्या इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम नहीं लगेगा, हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे तो जल्दी जल्दी सॉल्व होगा अभी, लेकिन कंसेप्ट आपको समझना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्टुअल क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमको क्या हम लोगों को क्या करना है कि x के जगह पे वैल्यू पुट करना है। देखो सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, x के जगह पे cot थीटा। देखो बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तब थोड़ा सा आइडिया होता है कि cot पुट करना है कि tan पुट करना है, तो हम प्रैक्टिस करवाएंगे, लेकिन अभी के लिए आपको x के जगह पे क्या पुट करना है, cot थीटा। तो कितना बन जाएगा ये सेक इनवर्स, ये कितना हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई cot स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया। अब देखो हम सिर्फ अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, बाहर वाले को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। cot स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ, cot स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। आइए अब इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम जब हम लोग लेंगे तो नीचे हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और ऊपर में देखो क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से नीचे वाले में क्या होगा, नीचे में हम देखें तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। आप आसानी से कर सकते हो, ये देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, एंड सबका डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। देखो sin स्क्वायर थीटा से sin स्क्वायर थीटा कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच गया सेक इनवर्स, और इसका वैल्यू कितना आया 1/cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास वैल्यू कितना आया सेक इनवर्स 1/cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। आपको पता होना चाहिए कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा जो होता है वो cos 2 थीटा होता है। कितना होता है cos 2 थीटा। तो ये कितना हो जाएगा सेक इनवर्स 1 इसके जगह पे हम लोग कितना लिख देंगे cos 2 थीटा लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा सेक इनवर्स 1/cos क्या होता है 1/cos होता है सेक, तो ये कितना हो जाएगा सेक थीटा। आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x होता है, cos इनवर्स ऑफ cos x भी x होता है, tan इनवर्स ऑफ tan x भी x होता है, cot इनवर्स ऑफ cot x भी x होता है, और sec इनवर्स ऑफ sec x भी x होता है, cosec इनवर्स ऑफ cosec x भी x होता है, यानी कि सारा कुछ कितना होता है x होता है। तो sec इनवर्स ऑफ sec थीटा x, यहाँ पे x क्या है 2 थीटा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। तो आंसर कितना होगा 2 थीटा, लेकिन हमको थीटा के फॉर्म में तो आंसर नहीं देना है, आंसर तो मेरा x के फॉर्म में आएगा ना।
तो थीटा का फॉर्म में नहीं आएगा। तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा, थीटा का वैल्यू हम लोग लिखते हैं कि थीटा का वैल्यू कितना आएगा। देखो हमने क्या माना था, x इज इक्वल्स टू कॉट थीटा माना था। अब हम क्या करते हैं, कॉट को इधर ले जाते हैं, तो जब कॉट इधर आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, तो कॉट इनवर्स x हो जाएगा और इधर क्या बच जाएगा, कॉट इधर चला गया तो थीटा। तो थीटा का वैल्यू कितना आया, कॉट इनवर्स x। और मेरा आंसर कितना आया है, मेरा आंसर आया है 2 थीटा। तो 2 इंटू थीटा, थीटा कितना आया, कॉट इनवर्स ऑफ x। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 कॉट इनवर्स ऑफ x, यानी कि सी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोल रहा है कि आपको एक हाइपरबोला दिया हुआ है और हाइपरबोला का इक्वेशन है 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर बराबर 144। इसमें बताना है आपको कि इसमें से कौन है जो इसका फोकस है। फोकी का मतलब होता है कि फोकस, फोकस को प्लूरल में फोकी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम एक हाइपरबोला ड्रॉ करते हैं। ये हाइपरबोला होता है, ये इसका वर्टेक्स होता है, ये इसका सेंटर होता है, और यहाँ पे तो बढ़ा देते हैं, ये होता है इसका एक फोकी जिसको हम लोग AE,0 से डिनोट करते हैं, और ये इसका दूसरा फोकी होता है जिसको हम लोग -AE,0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये x होता है और ये y एक्सिस होता है। तो ये आपका एक हाइपरबोला होता है। देखिए इतना डिटेल्स में तो नहीं जाना है, लेकिन आपको मैं कंसेप्चुअली बता रहा हूं। अब ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, किसी भी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एनी हाइपरबोला, किसी भी हाइपरबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसीलिए हम इस इक्वेशन को सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 144 माइनस 16y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 144 इज इक्वल्स टू 144 बटा में 144। तो ये कितना हो गया, 1 आ गया। ठीक है, तो ये देखो अब इसको हम x स्क्वायर बटा में 9 बटा में 144 बटा में 9 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 9 ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हम y स्क्वायर बटा में 144 बटा में 16 लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1। अब देखो ये हो गया x स्क्वायर बाई ये कितना हो जाएगा 12, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा y स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 1। देखो क्या ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 4 और b का वैल्यू कितना है 3। आप इस इक्वेशन से इसको इक्वेट कर सकते हो और वहां से आपको पता चलेगा कि a का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू कितना है 3 है। तो a आ गया है मेरे पास और 4। हमको क्या निकालना है, फोकस निकालना है। और फोकस के लिए हमको क्या चाहिए, पहली बात देखो ऑप्शन में, देखो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, इतना करने का कोई जरूरत नहीं है। पहली बात, ये जो हमारा इक्वेशन है x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर के फॉर्म में है, और ये हमको पता है जो भी इक्वेशन x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर b स्क्वायर के फॉर्म में रहता है, कोई भी हाइपरबोला, तो उसका फोकस का कोऑर्डिनेट हमेशा AE,0 होता है, प्लस माइनस AE,0 हमेशा, यानी कि y वाला कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा। x में कुछ रहेगा, y देखो इसमें y वाला कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। ये हो सकता है, देखो ये नहीं हो सकता, ये भी। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जो हो सकता है, तो हम डायरेक्ट आंसर बी बोलेंगे। इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, ये डायरेक्टली आंसर हम इसका बी बोलेंगे कि प्लस माइनस 5,0 ही होगा, बिल्कुल होगा। हम इसको सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। आइए, a का वैल्यू 4 आया है और b का वैल्यू कितना आया है 3। हमको निकालना है AE का वैल्यू। इसके लिए हमको E चाहिए, तो आपको याद होना चाहिए कि हाइपरबोला में E इज इक्वल्स टू होता है 1 प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। देखिए ये आपको याद रखना पड़ेगा कि हाइपरबोला में जो होता है E का वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस b स्क्वायर यानी कि 9 और a स्क्वायर यानी कि 16। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 16 प्लस 9। जल्दी जल्दी हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 9, यानी कि ये आ जाएगा 5/3। ये 5/3 आ जाएगा। ठीक है, विथ प्लस माइनस साइन, इसको भी छोड़ देते हैं प्लस माइनस साइन को। 5/3 आ गया, तो E का वैल्यू E इज इक्वल टू 5/3 आया। हमको क्या निकालना है, AE निकालना है ना। A का वैल्यू कितना है 4। कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 16 है नीचे में, यहाँ पे 16 है, मैंने मिस्टेक ली यहाँ पे, सॉरी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 16 है, तो ये 5/4 होगा, है कि नहीं। 5 हो जाएगा यहाँ इसका, और 16 का कितना आएगा 4, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 5/4। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, A कितना है, A मेरा 4 है, और E का वैल्यू कितना है 5/4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो AE का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। तो एक प्लस वाला 5 होगा और एक माइनस वाला 5 होगा, यानी कि प्लस माइनस 5,0 होगा। तो क्या देखिए हमारा यही आंसर है, प्लस माइनस 5,0 है। तो इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, या पूरा जैसे मैंने सॉल्व किया उस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
फाइंड द नेचर ऑफ द ट्राइंगल व्हिच वर्टिसेस आर ए दिस एंड दिस। एक ट्राइंगल है जिसका ए वर्टिस है, बी है और सी है। ए वर्टिक्स का कोऑर्डिनेट है 12,8, बी का है -2,6 एंड बी का -2,6 है, और सी का जो है, सी का जो कोऑर्डिनेट है, सी का कोऑर्डिनेट 6,0 है। ठीक है, इसको जरूरी नहीं कि आप नंबर लाइन पे डिनोट करें, आप डायरेक्टली भी इसको बता सकते हैं कि ये क्या है। पहली बात हम चेक कर लेते हैं कि ये वाला डिस्टेंस, देखो जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो ये 12 में से 6 जाएगा तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 8 में से 0 जाएगा तो 8 का स्क्वायर का अंडर रूट, यही तो होता है डिस्टेंस फार्मूला। यानी कि AC का वैल्यू इतना हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला से, ये तो आपको पता होना चाहिए, 10th में आप पढ़े होंगे। तो ये 36 प्लस 64 यानी कि ये 100, यानी कि AC का वैल्यू कितना आ गया 10। तो ये आ गया मेरा AC का वैल्यू 10। अब हम लोग BC निकाल लेते हैं। BC निकालेंगे तो 6 में से -2 घटाओगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर प्लस 0 -6 यानी कि 6 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि BC का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। BC का भी वैल्यू देखो ना उतना ही आ रहा है, यानी कि 10 आ रहा है, तो BC का वैल्यू 10 आ जाएगा। अब हम लोग AB निकालेंगे। ठीक है, AB की अगर हम बात करें तो AB निकाल रहे हैं, तो AB इज इक्वल टू अंडर रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, 12 में से 2 को घटाएंगे तो -2 है, इसलिए 12 -2 कितना हो जाएगा 14, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 8 में से 6 घटेगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये तो समझ में आ रहा है कि ये 10 तो नहीं होगा, कुछ और होगा। तो अब है स्केलिंग ट्रायंगल हो सकता है, बिल्कुल स्केलिंग ट्रायंगल हो सकता है, कोई गलत वो नहीं है, स्केलिंग ट्रायंगल बिल्कुल हो सकता है। अब हम लोग बात ये देखना है, सॉरी स्केलिंग ट्रायंगल ये नहीं हो सकता है बिल्कुल। स्केलिंग ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि तीनों साइड जिसका डिफरेंट हो वो होता है ना, तो ये स्केलिंग ट्रायंगल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब बात रहा कि स्केलिंग ट्रायंगल तो हो नहीं सकता, इक्विलैटरल ट्रायंगल तो हो नहीं सकता, तो अब बचा आइसोसेलेस। पहली बात ये आइसोसेलेस तो है क्योंकि ये दोनों साइड इसका इक्वल है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, आइसोसेलेस तो है और राइट एंगल भी है, बिल्कुल राइट एंगल भी है। आप करके देखोगे तो एक का साइड 10 है तो 10 का स्क्वायर करोगे, दूसरे वाले का स्क्वायर करोगे ना तो इनका स्क्वायर के बराबर आएगा। आप करके देखना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि XY प्लेन पर प्रत्येक बिंदु EXYZ, मतलब एक हमारा प्लेन है, प्लेन XY है। देखो पहली बात तो प्लेन किसको बोलते हैं मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूं। इसको हम लोग बोलते हैं XYZ प्लेन। यह है X, यह है Y और यह है Z। अब ये वाला एरिया यानी कि X और Y एक्सिस से जो घिरा हुआ क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं XY प्लेन। ये वाला एरिया ये देख रहे हो X और Z से घिरा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे XZ प्लेन। ये वाला एरिया, ये एरिया Y और Z से घिरा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे YZ प्लेन। अगर आप इतना जान लिए होगे तो ये बोल रहा है कि अगर किसी भी XY प्लेन पे X का वैल्यू 0 होगा कि Y का वैल्यू 0 होगा कि Z का वैल्यू 0 होगा। देखो X का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, तभी X अगर है, XY प्लेन का मतलब ही है कि उसमें X हो और उसमें Y भी हो, तभी वो XY प्लेन बनेगा। तो इसमें क्या नहीं होगा, देखो इसमें Z कहीं दूर दूर तक नजर आ रहा है, तो हमेशा याद रखना कि XY प्लेन में Z का वैल्यू 0 होता है। उसी तरीके से XZ प्लेन में क्या 0 होगा, Y 0 होगा। उसी तरीके से YZ प्लेन में क्या 0 होगा, तो X 0 होगा। यानी कि जिस प्लेन की बात कर रहा है वो 0 नहीं होगा, उसका अलग वाला, यानी कि Z 0 होगा। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, C ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि Z का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द कॉन्जुगेट। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि कंसेप्ट कॉन्जुगेट क्या होता है, कैसे हम लोग कॉन्जुगेट निकालते हैं। हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, मान लो मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया a प्लस आयोटा b, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर हमको इसका कॉन्जुगेट लिखना है तो इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे a प्लस आयोटा b, लेकिन यहाँ जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, a माइनस आयोटा b। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, a माइनस आयोटा b, हम लिखेंगे a माइनस आयोटा b। तो इसका मतलब है कि क्या प्लस का माइनस और माइनस का प्लस करते हैं, नहीं। हमेशा याद रखना और ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। मान लो यहाँ पे है a प्लस आयोटा b, देखो सिर्फ आयोटा का कोई जो आयोटा है ना वो वाला चीज प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी कि a माइनस आयोटा b लिखेंगे। सपोज मान लो मेरे पास है -5 प्लस 6 आयोटा, इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका कंजुगेट होगा -5 माइनस 6 आयोटा। ये चेंज नहीं होगा, यानी कि सिर्फ आयोटा वाला ही वैल्यू चेंज होता है, रियल पार्ट चेंज नहीं होता है। तो चलिए
अब हम लोग बात करते हैं, हम क्वेश्चन पे आते हैं कंसेप्ट बताने के बाद। क्वेश्चन है कि 6 + 5 आयोटा का होल स्क्वायर, इसका कंजुगेट देखो, ध्यान रखना, इसको पहले तोड़ोगे मड़ोड़ोगे वो कुछ नहीं करना है, अंदर वाले का कंजुगेट निकाल दो। 6 + 5 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा? 6 - 5 आयोटा, और जो कंजुगेट तुमने निकाला अंदर वाले का उसका स्क्वायर कर दो, जो आएगा वही आंसर होगा। अब देखो 6 का स्क्वायर 36 होता है, प्लस यहाँ है -5 आयोटा का होल स्क्वायर, प्लस या यहाँ पे यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है, -2 × a × b 5 आयोटा, यही होता है a² + b² - 2ab वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये हो जाएगा 36 प्लस। अब ये देखो आयोटा का वैल्यू कितना होता है? √-1, और आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1, तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो देखो -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, होगा कि नहीं? -5 का स्क्वायर तो 25 ही होगा, और आयोटा का स्क्वायर देखो ना -1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -1। यहाँ देखो 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12, 25 60, तो ये कितना हो जाएगा? -60, और आयोटा यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो ये 36 हो जाएगा, ये -25 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? -60 आयोटा, तो ये कितना हो जाएगा? 36 - 25 11 होता है, तो 11 - 60 आयोटा, तो 11 - 60 आयोटा आपका आंसर हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें अंदर वाले का कंजुगेट निकालेंगे, फिर उसको अलग कर देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि 11 - 60 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाँ देखो ये जो है पीएनसी का क्वेश्चन है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपको एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला NCR + NCR-1। देखो ये दो टर्म का कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट, मतलब टर्म के कोएफिशिएंट का सम है, ये NCR है, और एक NCR-1, R-1 क्या, उसके पहले वाला पद का बात हो रहा है। ये हमेशा याद रखना कि बराबर होता है n + 1 CR के। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। तो हम ये जो देखो ये CNR है ना, इसका मतलब ही होता है NCR, ये आपको याद रखना है। जैसे कभी भी अगर CNR लिखा है तो इसका मतलब NCR है, ठीक है। तो ये NCR है प्लस 2 NCR-1 है प्लस NCR-2। पहले तो हम इस तीनों को पहले लिख लिए इस तरीके से, इसी को हमको जोड़ना है। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, NCR प्लस, इसको हम क्योंकि ये दो है तो हम अलग अलग लिख लेते हैं, NCR-1 प्लस NCR-1, तो क्या ये 2 NCR-1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा NCR-2। अब देखो ये वही फॉर्मूला है कि नहीं, ऊपर वाला देखो यही वाला फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, क्या यही वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा? बिल्कुल होगा, होगा कि नहीं होगा? तो NCR प्लस NCR-1 किसके बराबर हो जाएगा? N + 1 CR के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल होगा कि नहीं। प्लस ये देखो ये भी वही चीज है, ये और ये देखो एक का डिफरेंस है कि नहीं दोनों में। यहाँ पे देखो R और R-1 में एक का डिफरेंस था, यहाँ भी देखो R-1 और R-2 एक का डिफरेंस है, तो ये N है, N क्या हो जाएगा? एक बढ़ जाएगा, तो N + 1 हो जाएगा। और यहाँ पे R-1 यानी कि बाद वाले पद को लिखेंगे, देखो यहाँ R लिखे थे ना, R-1 को तो नहीं लिखे थे, देखो R लिखे थे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे R-1। तो हमारा जो बन गया वो क्या बना? N + 1 CR प्लस N + 1 CR-1। फिर से देखोगे, अगर ध्यान दोगे तो देखो ये भी वो सेम है, ये सेम है, और देखो ये R है तो ये R-1 है, फिर यही फॉर्मूला लगेगा। फिर जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे देखो तो फिर से वही फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे N + 1 CR है प्लस N + 1 CR-1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? N + 1, वही सेम लिखेंगे, N + 1 और +1, एक बढ़ जाएगा कि नहीं, देखो यहाँ पे एक बढ़ रहा था, हर के केस में एक बढ़ा है, देखो N + 1 बढ़ गया है, इसमें भी एक बढ़ जाएगा C, और ये R लिख देंगे, पहले वाला हम लोग लिख रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? N + 2 CR, बिल्कुल N + 2 CR। तो N + 2 CR कौन है? बी ऑप्शन है, देखो ये N + 2 है और ये R है, तो N + 2 CR, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ nth टर्म ऑफ ए GP इज 2n, एक पहली बार GP है, इसका nth टर्म दिया हुआ है आपको और वो है 2n। nth टर्म से हम लोग हर टर्म लिख सकते हैं, देखो n का वैल्यू 1 रखोगे तो 2 का पावर 1 2 हो जाएगा, n का वैल्यू 2 रखोगे तो 2 पावर 2 2 पावर 3 2 पावर 4, ऐसे ही 2 पावर n तक है। ये हमारा GP है, पहला 2 है, सेकंड 2 का पावर 2 यानी कि 4 है, 8 है, इस तरीके से। तो डायरेक्टली हम 6 टर्म लिख सकते हैं भाई, 2 हो जाएगा पहला टर्म, दूसरा 4 हो जाएगा, उसके बाद 8 होगा, उसके बाद 16, उसके बाद 32,
और उसके बाद 64 सबको जोड़ दो। सबको जोड़ने पे कितना आएगा 4 2 6 12 8 20 4 24 26 28 2 2 6 2 8 7 2 11 11 1 12 126 आंसर 126 बिल्कुल एकदम सिंपल 126 आंसर हो जाएगा। अब बोलोगे कि नहीं भाई मैं तो फॉर्मूले से करूंगा, मैं तो ऐसे नहीं करूंगा। देखो भाई फॉर्मूले से हो जाएगा। क्या करोगे फॉर्मूले के लिए a r का पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1 करोगे ना, जहां पे तुम r का वैल्यू कितना हो जाएगा, r जो होता है कॉमन रेशियो होता है यानी कि 2 का पावर 2 बाई 2 का पावर 1 यानी कि यहाँ पे रेशियो कॉमन रेशियो तो 2 आएगा बिल्कुल। r का अब यहाँ पे 2 रख दोगे तो ये 2 का पावर कितना हो जाएगा 6 -1 डिवाइडेड बाई 2 -1। अब फर्स्ट टर्म लिखोगे, फर्स्ट टर्म 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसको भी सॉल्व करने से 126, पर हम क्यों करेंगे जब मेरा डायरेक्टली आंसर आ रहा है। देखो यही तो है कॉम्पिटिटिव देना एग्जाम, एयरफोर्स का एग्जाम देना है, तो हम लोग चाहेंगे कि जितना कम टाइम में हो सके उतना कम टाइम में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बाइनोमियल अगर आपको दिया है और उस बाइनोमियल का हम एक्सपेंशन करने वाले हैं, देखो इसमें बोल रहा है कि 3x - 1 / x का पावर 6 को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो उसमें x स्क्वायर वाला एक टर्म आएगा, तो उस x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। ठीक है, देखिए इसके लिए आपको कांसेप्ट हमेशा याद रखना है कि जब हम x + y का पावर n टाइप का कोई अगर बाइनोमियल है और इसका एक्सपेंशन करते हैं तो हम लोग लिखते हैं NCR x का पावर, यहाँ x है तो x का पावर n - r। देखो इसमें से इसको घटा देते हैं, NCR x का पावर n - r और y का पावर यहाँ जो होता है यानी कि r, y का पावर हम लोग कितना लिखेंगे r लिखेंगे। तो ये हमेशा आपको याद रखना है। तो हमारे पास बाइनोमियल क्या है 3x - 1 / x का पावर 6। देखो यहाँ पे ये एज अ x और ये एज अ y वर्क कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे 6cr, हमको r नहीं पता है। ठीक है, 6cr लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे 3x का पावर कितना लिखेंगे 6 - r लिखेंगे ना। देखो ना n - r लिखेंगे ना, तो n का वैल्यू यहाँ 6 है तो 6 - r और y यानी कि यहाँ पे कितना है -1/x है। देखो ना भाई -1/x है कि नहीं भाई, तो -1/x और -1/x का पावर कितना लिखेंगे r लिखेंगे। अब थोड़ा इसको और सजाते हैं, ये है 6cr, ये है 3x का पावर 6 - x वाले को अलग करो, यानी कि ये देखो 3 का पावर 6 - r, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, इसको हम लोग लिखेंगे x का पावर 6 - r। ये देखो ये है -1/x -1/x का पावर r। अब यहां से हम ये माइनस को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो -1 आ जाएगा और पावर में कितना आएगा r आएगा, और ये है 6cr और ये है 3 का पावर 6 - r। ये जो है अब यहाँ बचेगा x का पावर 6 - r और यहाँ बचेगा 1/x का पावर r, जिसको हम लोग लिख सकते हैं x का पावर -r, x का पावर -r लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो x बचा वो x का पावर 6 - r बचा और x का पावर -r बचा, और इसके पहले -1 का पावर r है, यहाँ पे 6cr है और 3 का पावर 6 - r है। देखो यही कोएफिशिएंट होने वाला है। अब देखो ये जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 6 - r लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा x का पावर 6 - 2r। अब x का पावर 6 - 2r है और हमको क्या लाना है x का पावर 2, यानी कि इसका वैल्यू 6 - 2r का वैल्यू क्या लाना है हमें 2 लाना है। तो हम लिखेंगे 6 - 2r = 2, क्योंकि x का पावर क्या लाना है 2 लाना है, तो 6 - 2r का वैल्यू 2 होगा तभी तो x का पावर 2 होगा। अब यहाँ से मेरा r का वैल्यू आएगा, देखो तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 - 2 = 2r, ये हो जाएगा 4 = 2r, तो r का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 2। अब जो r का वैल्यू 2 आया इसमें रख दो, यही तो कोएफिशिएंट होगा, तो r का वैल्यू 2 रखेंगे तो -1 का पावर 2 हो जाएगा और 6c2 हो जाएगा, 3 का पावर 6 - 2 हो जाएगा। -1 का होल स्क्वायर 1 होता है, 6c2 का वैल्यू कितना होता है 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई यहाँ पे 6c2 है। ओके सॉरी यहाँ पे 3 फैक्टोरियल नहीं होगा, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये 6 फैक्टोरियल है और यहाँ पे हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इनटू 6 - 2 फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल। ये देखो 3 का पावर कितना हो जाएगा ये 6 - 2 यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 6 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ये सब हम लोग फैक्टोरियल में पढ़ेंगे। ठीक है,
अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट में बोलेंगे, मैं वीडियो बना दूंगा। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 5 30 डिवाइडेड बाई 2 और इनटू उधर से है 3 का पावर 4, ये कितना हो जाएगा 15। तो ये है 3 into 5 into 3 का पावर 4, ये है 3 का पावर 5 into 5। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का पावर 5 कितना होता है 243। देखो 3 3 जा 9, 9 27, 81 और 81 दिए 243। ठीक है, और फिर 243 यानी कि 243 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 3 जा 15, 1 2 1 5। मेरा आंसर कितना हो जाएगा 1 2, हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 1 5 आंसर। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो इसको आप एग्जाम में जल्दी जल्दी करना है, अभी मैं समझा के कर रहा हूँ ना, आप प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी जल्दी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन, डिटर्मिनांट। आइए डिटर्मिनांट का प्रॉपर्टी देखो, डिटर्मिनांट का प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। मैं ये मानकर चलता हूँ कि आपको डिटर्मिनांट का प्रॉपर्टी आता है। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, दिया हुआ है डिटर्मिनेंट है 0 C B C 0 A B A 0 और इस डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये 0 है तो 0 वाला हम लोग लिखेंगे नहीं, क्योंकि 0 है तो बाकी सब तो 0 ही हो जाएगा। उसके बाद ये सेकंड वाला हम लोग लिखते हैं, तो ये कितना है -C, सेकंड वाला नेगेटिव होता है तो -C। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये वाला रो नहीं लिखते हैं और ये वाला रो नहीं लिखते हैं, तो ये बच गया C। तो C को 0 से करेंगे, तो C को 0 से करेंगे तो 0 आएगा माइनस, A को B से करेंगे कितना आ जाएगा AB आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस C वाला हो गया तो प्लस B करेंगे। आई होप कि आपको ये डिटरमिनेंट निकालने आता है। तो B के लिए ये वाला रो और ये वाला रो हटाएंगे तो बचा कौन सा, समझ जाइए, ये वाला रो और ये वाला रो नहीं लिखेंगे तो ये बच गया C और A। तो C को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो AC आएगा माइनस, 0 को B से करेंगे तो 0 आएगा और इन सब का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि डिटरमिनेंट तो अंदर वाला है, फिर होल स्क्वायर भी देना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो -C इंटू ये है -AB प्लस ये है B इंटू AC और सबका क्या है होल स्क्वायर। आइए ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, AB को C से करेंगे तो ABC आएगा, प्लस ये भी क्या है आपका ABC है और सबका क्या है होल स्क्वायर है। तो ये क्या है ABC प्लस ABC, तो 2ABC है और इसका क्या है होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4 और ABC का होल स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो आंसर आपका हो जाएगा B, 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन, मैट्रिसेस का है। आइए करते हैं। A इनवर्स निकालना है। देखो A इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। और हमेशा याद रखना कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 के बराबर नहीं होगा तभी आप इसका A इनवर्स निकाल सकते हो। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 के बराबर आ गया तो आप इसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते हो। इसमें कोई ऐसा नहीं दिया है कि इसका A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए हम मान के चलते हैं कि डिटर्मिनेंट इसका 0 नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक शॉर्टकट मेथड यूज करने वाले हैं। ठीक है, शॉर्टकट मेथड आपको शायद पता भी होगा और उसी शॉर्टकट मेथड से हम इसको सॉल्व भी करेंगे ताकि ज्यादा लेंदी नहीं हो। अगर हम इस मेथड से पहले एडजॉइंट निकालें फिर इसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड करें तो बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड क्या है, पहले आप लिखो 0 0 1 0 1 0 1 0 0, ये हमने लिख लिया। अब जो ये है कॉलम 0 0 1 0 1 0, इसको दोहराओ, यानी कि इसको फिर से लिखो, 0 0 1 हो जाएगा, फिर इसको लिखो 0 1 0। ठीक है, अब ये ऊपर वाला ये वाला पूरा रो नीचे लिखो, यानी कि 0 0 1 0 0, फिर नीचे वाला 0 1 0 0 1, बस अब कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है, अब आपको एक मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस वाले रो को कॉलम को और इस वाले रो को हम लोग भूल जाएंगे कि ये कुछ है, इस पे ध्यान नहीं देना है। अब ये जो बचा ना, ये वाला पहला फोल्ड, ध्यान दे रहे हो, ये पहला फोल्ड, इसको हम 1 से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में 0 से तो 0 आएगा,
और माइनस 0 माइनस फिर इसको 0 इंटू 0, तो 0 माइनस 0 तो कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ लिखेंगे। फिर अब की बार ये वाला लेना है, ये वाला 4 लेना है, ध्यान देना है एकदम से, ये वाला लेना है। 0 को 1 से करेंगे तो 0 और माइनस 0, तो क्या यहाँ पे भी 0 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। सॉरी कॉलम वाइज इसमें जाएंगे तो यहाँ नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब देखो फिर अब इस 4 को देखना है, इस वाले 4 को, तो इस वाले 4 को जब हम लोग देखेंगे तो 0 को 0 से करेंगे तो 0, माइनस 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, तो 0 माइनस तो -1 हो जाएगा। अब उसी तरीके से देखो इस 4 को लिखना है, इस 4 को ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा, इस 4 को जब हम लिखेंगे तो 0 को 1 से करेंगे तो 0 और माइनस 0, तो यहाँ भी 0 होगा। फिर इस 4 को तो 0 को 0 से करेंगे तो 0 और ये 1 इंटू 1, 0 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा -1। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इस तरीके से आएगा सबको। इसी तरीके से हम इसको ले लेंगे, अगली बार हम इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, तो इस तरीके से ये चलेगा। और इस सबको डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। देखो जो अब हम लोग इसका डिटर्मिनेंट भी निकाल लेते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट होगा क्या। तो देखो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये 0 है, ये 0 है, तो इसको तो छोड़ ही देंगे, सिर्फ 1 वाले को कंसीडर करेंगे, तो 1 इंटू 1 वाले को कंसीडर करेंगे तो इसको इससे करेंगे तो 0 आएगा, माइनस 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, तो 0 माइनस 1 यानी कि आपका -1 आएगा। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आ जाएगा -1। ये क्या है, अगर आप ऊपर ध्यान से देखोगे, तो ये माइनस ए है, देखो ये ए है ना, और इस सब में माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये माइनस ए है, ये वाला, ये माइनस ए है कि नहीं। और नीचे में कितना वैल्यू आया -1, अरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू -1 ही तो आया है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो a/1 यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट का, वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत अच्छे से आपको ये आना चाहिए। ओमेगा आप पढ़े होंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर 3 रूट होता है एक क्यूबिक, यानी कि ओमेगा क्यूब बराबर 1 एक क्यूब रूट होता है, तो इसका क्यूब जिसको हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं, इसका जो रूट होता है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 का रूट होता है, एक 1 होता है, एक ओमेगा होता है, एक ओमेगा स्क्वायर होता है। तो अब ये देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, 0। क्यों 0 होगा, अरे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई होता है, वहां पे माइनस बी जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट ही नहीं है, जब इसमें एक्स स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो 0 हो गया। तो ये आपको कंठस्थ करना है, याद रखना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। अब आओ इस डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखो, यहाँ है 1, यहाँ है ओमेगा और यहाँ है ओमेगा स्क्वायर, यहाँ है ओमेगा, यहाँ है ओमेगा स्क्वायर और यहाँ है 1, यहाँ है ओमेगा स्क्वायर, यहाँ है 1 और यहाँ है ओमेगा। हम क्या करेंगे, इसको और इसको तीनों को जोड़ देंगे। क्या हम रो को जोड़ सकते हैं, यानी कि हम पहले कॉलम में R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे, यानी कि तीनों को जोड़ देंगे। तो ये हमारा किस तरीके से दिखेगा, ये दिखेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, नीचे भी देखो ना, तुम लोग जोड़ोगे तो उतना ही आएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ, ऐसे ही करना है। इन सबको जोड़ोगे तो देखो ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ बचेगा ओमेगा स्क्वायर 1, कुछ भी बचे उससे हमको मतलब नहीं है, ओमेगा स्क्वायर 1 बचे या कुछ भी बचे, यहाँ भी कुछ बचेगा। ये देखो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बाकी कुछ भी यहाँ है कचरा, उससे हमको मतलब नहीं है। क्या किसी भी डिटर्मिनेंट का एक पूरा कॉलम या पूरा रो अगर 0 हो जाता है तो पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाता है, 0। हमेशा याद रखना, अगर नहीं मालूम है तो किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई एक पूरा रो अगर 0 हो जाएगा या पूरा कॉलम अगर 0 हो जाएगा तो पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी 0। तो डायरेक्टली हम इसका आंसर कर सकते हैं, तो बहुत आसान सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखो ये लिमिट का क्वेश्चन है भाई साहब, इसमें आप लिमिट निकालने मत बैठ जाना, बहुत माथापच्ची होगा। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाओगे, बहुत लेंथी होगा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हम इसको एल हॉस्पिटल रूल से करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल अगर नहीं पता है तो आइए सीख लेंगे। एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है कि हम ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 sin 2 प्लस x माइनस sin 2 माइनस x
और नीचे में है x। ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट करो और नीचे वाले को अलग डिफरेंशिएट, अवकलन इसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम से मतलब नहीं, देखो डिफरेंशिएशन तो आना चाहिए, एक वर्ड तो आना चाहिए था। sin 2 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos 2 प्लस एक्स होगा कि नहीं होगा। और अंदर वाले का इसका 0 और x कॉमन, तो अंदर वाले का तो कुछ भी नहीं होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन sin 2 प्लस एक्स का cos 2 प्लस एक्स होगा, माइनस sin 2 माइनस एक्स का क्या होगा, cos 2 माइनस एक्स। लेकिन ध्यान दो अंदर जब हम लोग करेंगे तो 2 का 0 माइनस एक्स का क्या होता है 1, तो 0 माइनस 1 माइनस 1, यहाँ माइनस बना रहा है ना, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, इसीलिए ये माइनस छोड़ेगा यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड x का देखो ऊपर मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, ऊपर मैंने डिफरेंशिएट किया ना, अब नीचे भी हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो इस x को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू 1। x का डिफरेंशिएशन 1 ही तो होता है, और फिर हम लोग लिमिट लगा देंगे, लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0। देखो ये 0 को अप्रोच करेगा, देखो x ये वाला 0 को अप्रोच करेगा, ये भी 0 को अप्रोच करेगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा cos 2 सिर्फ बचेगा, क्योंकि ये तो 0 हो गया, तो cos 2 प्लस यहाँ देखो यहाँ भी तो cos 2 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा cos 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 cos 2। तो ऑप्शन नंबर सी देखो 2 cos 2। तो डायरेक्ट देखो इसमें हम क्या करेंगे, पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, और जो लिमिट का वैल्यू है वो डाल देंगे। ये बात हमेशा याद रखना कि मान लो यहाँ पे सपोज हम थोड़ा टाइम के लिए आपको बता देते हैं, थोड़ा देख लो डिटेल्स में। मान लो ऊपर में कुछ है, मान लो कुछ है 2x स्क्वायर प्लस 3x, और नीचे में है आपका x स्क्वायर, और बोल रहा है कि इसको आप डिफरेंशिएट करो x अप्रोचेस 0। एल हॉस्पिटल रूल तभी लगता है जब x का वैल्यू 0 रखने पे ऊपर भी 0 बने और नीचे भी 0 बने, ये तो आपको आना चाहिए। तो यहाँ 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 0 और डिवाइडेड बाय 0, तो 0/0 फॉर्म में रहेगा, तभी एल हॉस्पिटल रूल अप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखो अगर हम इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4x डिफरेंशिएशन आएगा उसका, और ऊपर वाले का 4x प्लस 3 हो जाएगा, नीचे वाले का कितना आ जाएगा 2x। अब तुम डायरेक्ट यहाँ पे 0 नहीं पुट कर दोगे, बोलोगे हम तो डिफरेंशिएट कर दिए तो 0 पुट कर देंगे, नहीं भाई अभी 0 पुट नहीं करना है, आपको तब तक डिफरेंशिएट करना है जब तक नीचे वाला x खत्म नहीं हो जाए, यानी कि फिर से ऊपर करेंगे तो 4x का 4 हो जाएगा, 3 का 0 होता है, और 2x का कितना 2। अब हम लोग लिमिट पुट कर सकते हैं x अप्रोचेस 0, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स x प्लस tan x को। देखो आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है, tan इनवर्स x का वो होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। ये tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है। tan इनवर्स ये पूरा मान लो कि एक कोई थीटा है मान लो, तो कितना हो जाएगा 1/1 प्लस थीटा का होल स्क्वायर, है ना। तो हम लोग लिखेंगे 1/1 प्लस इस पूरे का होल स्क्वायर, यानी कि sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि हमने tan इनवर्स को तो डिफरेंशिएट कर दिया, लेकिन अंदर वाले को भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अंदर वाले को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x का होता है sec x tan x प्लस tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x। तो ये आपका प्रॉपर डिफरेंशिएशन हुआ। ये फर्दर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आइए फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है sec x, देखो sec x दोनों में है तो sec x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा tan x प्लस sec x। नीचे में देखो क्या बचेगा 1 प्लस, इसको खोलो, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2 sec x tan x, ठीक है। फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ऊपर में है sec x इंटू tan x प्लस sec x, नीचे में 1 प्लस sec स्क्वायर x। आपको पता होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 प्लस tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x के बराबर होता है। और अब देखो तो यहाँ पे देखो 1 प्लस tan स्क्वायर x दिख रहा है क्या, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे sec स्क्वायर x, और यहाँ पे एक और sec स्क्वायर x है, तो प्लस कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x, और प्लस यहाँ पे कितना है 2 sec x tan x। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ऊपर में है sec x इंटू tan x प्लस sec x, नीचे में देखो sec स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x प्लस 2 sec x tan x।
पर है sec x इंटू tan x प्लस sec x। नीचे में भी हम लोग sec x को कॉमन ले लेंगे, 2 दोनों में है तो 2 को बाहर ले लो, 2 को भी और sec x को भी बाहर ले लेते हैं, sec x को, तो अंदर बचेगा sec x प्लस इधर सिर्फ बचेगा tan x। तो ये और ये कट जाएगा, sec x से sec x कट जाएगा, तो आपका आंसर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, इसमें आपको डबल डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, देखो ये भी लेंथी क्वेश्चन है, तो एग्जाम में आप इसको छोड़ सकते हो, है ना, लेकिन अभी मैं इसको करा दे रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आप इसको छोड़ सकते हो क्योंकि लेंथी है, फिर टाइम कंज्यूम हो जाएगा आपका। 2-4 क्वेश्चन आपको छोड़ना है एग्जाम में, ये सीखना होगा आपको। देखो डबल डिफरेंशिएशन करना है इसका, तो हम पहले यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई अंडर रूट में प्लस अंडर रूट में y माइनस एक्स और इज इक्वल टू क्या है c। हम क्या करेंगे कि बोथ साइड्स, दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, तो अंडर रूट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, और अंडर रूट वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई माइनस एक्स प्लस 2 इंटू ए यहाँ पे हम वाई प्लस एक्स लिखते हैं और b यहाँ पे क्या लिखते हैं, वाई माइनस एक्स। तो इधर भी स्क्वायर होगा तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लो अंडर रूट ए है और अंडर रूट बी है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों आकर के एक में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे हम यूज करेंगे, x को रख दो, काट दो, यहाँ पे 2y हो जाएगा प्लस 2 इंटू, देखो ये रूट के अंदर हो जाएगा दोनों, जब y प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स रूट के अंदर आएगा, तो क्योंकि अंडर रूट कितना हो जाएगा, y प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये इधर हो जाएगा सी स्क्वायर। अब यहाँ से देखो 2 को जब हम लोग कॉमन लेंगे तो होगा y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इधर हो जाएगा सी स्क्वायर। 2 को इधर भेज दो तो इधर डिवाइड करेगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई कर रहा है। अब y को भी उधर भेज दो क्योंकि रूट को हम एक तरफ करेंगे, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और सी स्क्वायर बाई 2 और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग करते हैं, हमारे पास है अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई। फिर से स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, इसको भी स्क्वायर कर दो और इसको भी स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका आएगा सी का पावर 4 बटा में 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी स्क्वायर बाई 2 इंटू वाई, 2ab के फॉर्म में। देखो वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस वाला है इधर भेजो तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि सी स्क्वायर वाई हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू सी का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पे सी कांस्टेंट है, ये हमेशा याद रखना है, यहाँ पे सी कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि सी कांस्टेंट है तो सी स्क्वायर बाहर आ जाएगा और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो जाएगा। y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है और ये क्योंकि कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। अब हम लोग क्या करेंगे, सी स्क्वायर dy बाई dx बराबर, इसको उधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 2x। देखो dy बाई dx का वैल्यू कितना आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। अब dy बाई dx जो है मेरा वो है 2x डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। अब फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx को, तो d2y ओवर dx स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो ये 2 बाई सी स्क्वायर बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो 2 बाई सी स्क्वायर और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 2 बाई सी स्क्वायर। तो ये आंसर हो जाएगा 2 बाई सी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, सी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बोल रहा है कि एक क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, एक घन है 3 सेंटीमीटर का और उसका जो एज है यानी कि उसका जो भुजा है उसमें इंक्रीज हो रहा है, वो भुजा किस रेट से, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के स्पीड से। देखो ये क्यूब है, ये हमारा क्यूब है जिसका साइड कितना है, a है, क्योंकि क्यूब है तो सारा साइड a ही होगा। ठीक है, क्यूब है a साइड का है और इसका जो a साइड है वो इंक्रीज हो रहा है, तो ये dA बाई dt लिखेंगे। रेट हम लिख रहे हैं किसका, इस साइड का, यानी कि a का, a के बढ़ने का रेट कितना है 3, तो आपको दिया हुआ है dA बाई dt का वैल्यू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब बोल रहा है कि फाइंड द रेट एट विच डज द वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम का इंक्रीज होने का रेट आपको लिखना है, यानी कि आपको लिखना है dV बाई dt वॉल्यूम का। ठीक है, तो dV बाई dt। आप बताओ v वॉल्यूम क्या होता है किसी भी क्यूब का, a क्यूब होता है वॉल्यूम, ये तो पता होगा, यानी कि आपको लिखना है d ऑफ a क्यूब डिवाइडेड बाई dt, यानी कि a क्यूब को डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में तो कितना आ जाएगा 3
ए स्क्वायर नहीं मालूम होगा तो आपको पता होना चाहिए कि मान लो x का पावर n है तो x का पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो n x का पावर n माइनस 1 होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होगा आई होप। तो 3a स्क्वायर हो जाएगा और फिर से a को करेंगे हम टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 3a स्क्वायर dA बाई dt, ये dV बाई dt होगा। अब यहाँ a का वैल्यू कितना रखेंगे, देखो कब पूछ रहा है, a जब 10 सेंटीमीटर हो तब पूछ रहा है, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना रखेंगे 10, तो 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा इंटू dA बाई dt, dA बाई dt का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे हम 3 रख देंगे, तो ये देखो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, इंटू 10 10 जा 100, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 900, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा 900। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है और अच्छे, देखो यही सब क्वेश्चन है जो जल्दी जल्दी आपको करने हैं। इसमें क्या करना है, आपको वेलोसिटी, आपको st का रिलेशन दिया है, st का मतलब है कि डिस्टेंस टाइम का रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड वेलोसिटी, यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी, आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। कब वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, जब एक्सेलरेशन वैनिसेज, एक्सेलरेशन वैनिसेज का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन वैनिसेज का मतलब होता है कि जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए, तो इसका मतलब है कि पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, उसको जीरो के बराबर करेंगे, तब देखेंगे कि किस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, और जिस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 होगा उसी टाइम पे वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं, तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा, जो आपको s दिया है ना उसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि वेलोसिटी होता है ds बाई dt, तो s कितना है, s है आपका tq माइनस 4t स्क्वायर प्लस 5, इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो t2 का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4t स्क्वायर का 8t हो जाएगा, और 5 का कितना हो जाएगा 0, तो आपका वेलोसिटी जो आया, वेलोसिटी आया 3t स्क्वायर माइनस 80। देखो टाइम का वैल्यू रखोगे तब ना वेलोसिटी निकाल पाओगे, तो अब टाइम आएगा कहां से, टाइम आने के लिए आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन जब निकालोगे तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए किसको डिफरेंशिएट करोगे, वेलोसिटी को। हमेशा याद रखना, जब डिस्टेंस को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आता है, और वेलोसिटी को जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपका एक्सेलरेशन आता है। तो dv बाई dt, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60, 3 2 जा 6 इंटू t 60, और माइनस कितना हो जाएगा 8। अब बोल रहा है कि एक्सेलरेशन 0 करना है, तो a बराबर कितना करना है 0, इसका मतलब है कि 60 माइनस 8 को किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करना है, तो यहाँ से 60 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, तो टाइम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8/6, यानी कि 4/3 सेकेंड, यानी कि आपको वेलोसिटी कब का निकालना है, जब टाइम 4/3 सेकेंड होगा, यानी कि यू हैव टू फाइंड एट t इज इक्वल्स टू 4/3 सेकेंड, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो v हम लोग निकाल रहे हैं, v क्या है, v है 3t स्क्वायर माइनस 8t, ठीक है, तो 3 इंटू टाइम का स्क्वायर यानी कि 4/3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 8 इंटू t यानी कि 8 इंटू 4/3, आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 16/9 माइनस 32/3, ये देखो 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 16/3 माइनस 32/3, तो एलसीएम 3 आएगा, यहाँ पे 16 माइनस 32, तो 16 माइनस 32 माइनस 16 होगा और बाई 3, तो माइनस 16/3 आपका आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा डी, तो डी आपका ऑप्शन हो जाएगा माइनस 16/3। ठीक है, बोल रहे क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 काफी आसान क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, जब भी हम एक टॉस को 3 बार टॉस करेंगे, सॉरी एक कॉइन को जब हम लोग 3 बार टॉस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 आएगा। एक बार करते हैं तो 2 आता है, ठीक है ना, यानी कि 2 का पावर 1 होता है, तो 2 बार करेंगे तो 2 का पावर 2 यानी कि 4, और 3 बार टॉस करेंगे तो 2 का पावर 3 यानी कि 8, यानी कि 2 का पावर n हो जाता है, n यानी कि कितने बार आप टॉस कर रहे हो। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 आ गया। अब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो देखते हैं कौन सा आउटकम आएगा। देखो एक हेड आएगा, ठीक है, उसके बाद हेड टेल, ठीक है, हेड टेल, उसके बाद हेड टेल हो सकता है, ठीक है, हेड टेल, ठीक है, उसके बाद आपका हो सकता है टेल हेड, उसके बाद टेल हेड टेल, ठीक है, उसके बाद टेल हेड, ठीक है, ये भी आ सकता है, और एक टेल यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, एक और आएगा कोई, एक और देखो कौन सा छूटा है, हेड हो गया, हेड टेल हो गया, हेड टेल, ठीक है, हेड टेल हेड कहीं पे नहीं है, है ना,
यहाँ पे हेड टेल हेड। तो ये 8 जो है आउटकम्स आ सकता है जब भी हम कॉइन को टॉस। अब हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी में हम नीचे में वो लिखते हैं जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 है, तो 8 लिख देंगे। ऊपर में फेवरेबल आउटकम्स लिखा जाता है। फेवरेबल का मतलब होता है कि जो आने वाला, 1 या 2 हेड होना चाहिए। देखो इसमें 3 हेड है तो ये नहीं हो सकता है, और ये तो 3 टेल है तो ये तो होगा ही नहीं। इसमें 2 हेड है, ये होगा। इसमें भी 2 है, इसमें ये भी होगा। इसमें 1 तो है ना, तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएगा फेवरेबल। प्रोबेबिलिटी कितना होगा? प्रोबेबिलिटी होगा 6/8, यानी कि 2 3 जा 6, 2 4 4, यानी कि 3/4 का प्रोबेबिलिटी सी, यानी कि सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 21 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 वेक्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, सी एक पॉइंट है, ये कोलिनियर है। तो जब देखो कोलिनियर अगर 3 पॉइंट्स कभी भी होते हैं तो एक ही प्लेन पे होते हैं, ए बी सी एक ही प्लेन पे लाई करेंगे तभी तो कोलिनियर होंगे। तो इसमें कंसेप्ट ये है कि जो ए बी वेक्टर होगा, देखो यहाँ पे एक ए बी वेक्टर बनेगा ना, ए बी वेक्टर वो पैरेलल होगा बी सी वेक्टर के, हमेशा पैरेलल होगा। अगर कोलिनियर, यही कोलिनियर का कंडीशन ही होता है, ए बी वेक्टर पैरेलल टू बी सी। तो सबसे पहले हम ए बी वेक्टर लिखते हैं। देखो जब भी 2 पॉइंट दिया रहेगा तो हम ए बी वेक्टर लिख सकते हैं। बी वाले का आई वाला कोएफिशिएंट लिखो, कितना है 40 और 40, और ए वाले का कितना है 60, उसको घटा दो तो 40 - 60 हो जाएगा, ये आई हो गया। उसके बाद प्लस इसका देखो, इसका जे वाले का लिखो, -8 है तो -8 लिखेंगे, और फिर यहाँ पे कितना है -3, तो -3 ये जे वाला हो गया। तो ये ए बी वेक्टर यहाँ से आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? -20 आई कैप प्लस -11 जे कैप। तो ये कितना आ गया? ये ए बी वेक्टर आ गया। अब हमको कौन सा वेक्टर लिखना है? बीसी वेक्टर लिखना है। तो बीसी लिखना है जब हम लोगों को, तो बीसी के लिए हम लोग क्या करेंगे? बीसी के लिए पहले हम सी वाले का लिखेंगे, आई वाला क्या है? ए है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए, फिर घटा देंगे बी वाले का आई वाले के साथ, तो a - 40 हो जाएगा, आई लिखेंगे प्लस इसका कितना है -52, तो -52, और माइनस इसका कितना है -8, ये जे हो जाएगा। ठीक है, सही लिखे हैं, बिल्कुल सही लिखे हैं, कोई गलती नहीं है। आइए आगे चलते हैं। तो BC इक्वल कितना हो जाएगा? a - 40 आई प्लस ये कितना हो जाएगा? -52 प्लस 8 जे, तो कितना हो जाएगा? a - 40 आई प्लस ये आपका कितना हो जाएगा? ये माइनस का 44 जे। अब मेरे पास ए बी वेक्टर आ गया, बी सी वेक्टर आ गया। अब ए बी वेक्टर का, क्योंकि देखो जब भी 2 वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उसका आई वाला कोएफिशिएंट का रेशियो जे वाले कोएफिशिएंट के रेशियो के बराबर होता है। देखो ये आई वाला कितना है? -20, तो यहाँ पे हो जाएगा -20 डिवाइडेड बाई इसका आई वाला कितना है? a - 40, तो a - 40 ये बराबर होगा जे वाले के साथ, जे का कितना है? -11, और इसका कितना है? -44। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 11 4 जाए, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -80 आएगा, और ये कितना हो जाएगा? a - 40। 40 को इधर भेज देंगे तो -80 प्लस 40 हो जाएगा बराबर a। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा? -40। तो a का वैल्यू कितना आ रहा है? देखो a = -40, तो आपका आंसर B ऑप्शन हो जाएगा। तो B आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो है हमारा, ये जो है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए, डिफिनिट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आना चाहिए। क्या है वो फॉर्मूला? देखो आपको क्वेश्चन है कि -π/3 से π/3 आपको इंटीग्रेट करना है, और फंक्शन है sin² x dx। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, अगर -a से लेके a तक हमको किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो ये बराबर हो जाता है 0 से a के। देखो माइनस वाला हट जाता है, यहाँ 0 आ जाता है, ये बराबर हो जाता है 0 से a, और अंदर हो जाता है fx प्लस f माइनस x dx का इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो इसमें देखो fx का वैल्यू मुझे कितना दिया हुआ है? fx का वैल्यू दिया हुआ है sin² x, जो यहाँ रहता है ना अंदर, उसको fx बोलते हैं। fx का वैल्यू sin² x दिया हुआ है। हमको क्या चाहिए? f माइनस x चाहिए। तो sin², जहाँ x है वहां माइनस रख दो, ये देखो ये हो जाएगा sin² x। तो fx भी sin² x है, और f माइनस x भी sin² x है। तो ये हो जाएगा 0 से लेकर के π/3 fx यानी कि sin² x प्लस f ऑफ माइनस x यानी कि वो भी कितना है? sin² x ही है, इंटू dx। तो ये कितना हो जाएगा? 0 से π/3
और साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब देखो इसमें से 2 को बाहर लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा 0 से पाई बाई 3 और अंदर है साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स dx को डायरेक्ट हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए साइन स्क्वायर एक्स का। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, ये हमेशा याद रखना है। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। अब कहोगे ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो आपको ये याद होना चाहिए कि 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स के, तो 2 को इधर भेजेंगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। आइए आगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 इंटू 0 से पाई बाई 3 और साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू dx। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फर्दर क्या बच जाएगा हमारे पास, बच जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 3 1 माइनस कॉस 2x dx का। इसको अलग अलग हम इंटीग्रेट कर देते हैं, 0 से पाई बाई 3 1 dx यानी कि dx का इंटीग्रेशन माइनस 0 से पाई बाई 3 cos 2x का इंटीग्रेशन। आइए करते हैं, तो x dx का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट 0 से पाई बाई 3 रखेंगे माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x होता है और डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट में 2 है, वो कोफिशिएंट में आ जाता है, सॉरी नीचे आ जाता है, और लिमिट लगाएंगे 0 से लेके पाई बाई 3 तक। x तो पहले हम लोग रखेंगे पाई बाई 3 माइनस 0 रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं माइनस। sin 2x है तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे sin 2 इंटू एक्स की जगह पे पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस देखो 0 होगा क्योंकि यहाँ पे 0 रखोगे जैसे ही तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस 0, तो पाई बाई 3 हो जाएगा माइनस sin 2 पाई बाई 3, sin 2 पाई बाई 3 यानी कि sin 120 डिग्री, और sin 120 डिग्री होता है √3 बाई 2 और नीचे में भी एक 2 है तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा पाई बाई 3 माइनस √3 बाई 4। तो पाई बाई 3 माइनस √3 बाई 4 आपका आंसर होगा। देखिए कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, पाई बाई 3 माइनस √3। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है। इसमें आपको देखो cos 2x इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x वाला फॉर्मूला लगाना होगा। अब तुम बोलोगे कि हम यही वाला फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, cos 2x का तो और सारा भी फॉर्मूला होता है। तो देखो यहाँ पे इसलिए cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x लगेगा क्योंकि देखो नीचे में cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x का फंक्शन है, इसलिए तो इंटीग्रेशन cos 2x की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x और नीचे क्या है cos स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर x, और आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x गुना sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर x। इतना तो आपको आता होगा, ठीक है, नहीं आता है तो cos स्क्वायर x को इससे डिवाइड कर देंगे, फिर माइनस को माइनस sin स्क्वायर x को इससे डिवाइड करेंगे। देखो cos स्क्वायर x cos स्क्वायर कट जाएगा, sin स्क्वायर कटेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 बाई sin स्क्वायर x, और 1 बाई sin स्क्वायर x क्या होता है cosec स्क्वायर x माइनस ये देखो 1 बाई cos स्क्वायर x, तो ये कितना होता है 1 बाई cos स्क्वायर x कितना होता है sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x टू कोसेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स का, कोसेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स का, माइनस सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है tan एक्स का, तो माइनस tan एक्स हो जाएगा प्लस सी, तो आप ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर से डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन का आपको वैल्यू मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। आपको गिवन है dy बाई डी एक्स ई पावर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स का पावर 2 ई पावर वाई, तो हम इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स ई पावर एक्स गुना ई पावर वाई, लिख सकते हैं कि नहीं बोलो, क्योंकि पावर जुड़ जाता है तो एक्स प्लस वाई हो जाता है, तो बेस सेम कर देते हैं। ऐसा हम क्यों करेंगे, ऐसा इसलिए करेंगे ताकि हम ई पावर वाई को बाहर ले सके, तो dy बाई डी एक्स और यहाँ से ई पावर वाई बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ई पावर एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो dy डिवाइडेड बाई ई पावर वाई लिख सकते हैं कि नहीं, ई पावर वाई को इधर ले देंगे और dx को उधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि ई पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब हम क्या करेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, सोल्यूशन निकालने के लिए यही करते हैं, तो दोनों तरफ जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ई पावर वाई का मतलब क्या है ई पावर माइनस वाई इंटू डी वाई विच इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स का dx प्लस एक्स स्क्वायर का dx। अलग अलग हम डिफरेंशिएट करेंगे,
e पावर माइनस वाई का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e पावर माइनस वाई होता है, और ऊपर वाले को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन आएगा, ये हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जो है हमारा e पावर x dx है, तो e पावर x का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, e पावर x ही होगा, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x क्यूब हो जाएगा, तो x क्यूब डिवाइडेड बाई 3, x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 होता है प्लस c, तो यानी कि मेरा आंसर कितना हो जाएगा e पावर x प्लस e पावर माइनस वाई प्लस x पावर 3/3 प्लस c बराबर 0। ठीक है, रीअरेंज करोगे तो ये आ जाएगा, देखिए किस ऑप्शन में है, e पावर x प्लस e पावर y प्लस x पावर 3/3। ठीक है, e पावर x प्लस e पावर माइनस e पावर x प्लस e पावर माइनस प्लस ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, 25, ये एरिया अंडर कर्व चैप्टर का क्वेश्चन है, एरिया अंडर कर्व इंटीग्रेशन के बाद ये होता है। इसमें आपको रीजन दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। देखो इस क्वेश्चन में आपको ग्राफ बनाने आना चाहिए, सबसे पहले हमको ग्राफ आना चाहिए y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y माइनस x का, तो आपको इस इक्वेशन से जो ग्राफ बनेगा, इस कर्व का ग्राफ और y एक्सिस का जो मतलब y एक्सिस से मिलकर जो ग्राफ बनेगा उसका, उस एरिया का, उस रीजन का हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, चलिए आइए करते हैं। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस x, पहली बात ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है। वो क्या होता है, पैराबोला होता है, बिल्कुल पैराबोला ही होगा। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, अरेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू, x को इधर लाते हैं तो 2y माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, 2y माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब y का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं या x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं, जब हम x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, आइए मेरे पास है 2y माइनस वाई स्क्वायर बराबर x। ठीक है, तो यहां से अगर हम y का वैल्यू अगर हम 0 रख देते हैं, y का वैल्यू 0 रखते हैं, देखो y का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 माइनस 0 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0, तो y 0 रखने पे x भी कितना आ रहा है 0, यानी कि ये ग्राफ यहां से तो कट करेगा ही करेगा, यहां से पास होगा ही होगा। अब हम लोग देखते हैं कि मान लो जब हम एक और पॉइंट निकालते हैं, ओरिजिन से तो ये पास हो ही रहा है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि y स्क्वायर बराबर 4ax, ये एक पैराबोला है, इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, क्यों, क्योंकि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, लेकिन y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax अगर रहता है तो इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से बनता है। ठीक है, यहां पे देखो y नेगेटिव में है, इसीलिए ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे इस तरीके से। अब कहां से पास होगा, एक तो पता ये चला कि ये ओरिजिन से ऐसे पास होगा ही होगा, और ये ऊपर में कहीं इस तरीके से पास होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पास होगा। अब हमको ये पॉइंट निकालना है, इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, 0 है, तो x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना होगा, आइए जरा करते हैं। तो 2y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 हम करते हैं, तो इसमें से y को अगर हम कॉमन लेंगे तो 2 माइनस वाई हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से या तो y 0 आएगा या 2 माइनस वाई बराबर 0, यानी कि y का वैल्यू कितना आएगा 2, तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ गया 2, तो ये 2,0 है, ये कितना है 2,0 है। ठीक है, यानी कि आपको इस रीजन का एरिया निकालना। ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये कर्व है जो हमने अभी ट्रेस किया, ये कर्व, तो इस कर्व और y एक्सिस का बीच का एरिया यही तो बन रहा है। अब बोलोगे ये है क्या, नहीं, ये y एक्सिस और कर्व के बीच का एरिया ये है, यानी कि ये क्या है, ये 0 है, 0,0, और ये क्या है 2,0, तो इसका एरिया हम लोग को निकालना है। देखो इसका एरिया निकालने के लिए हम 0 से 2 तक इंटीग्रेट करेंगे,
0 से 2 तक इंटीग्रेट करेंगे, और क्योंकि y में हम कर रहे हैं तो dy आएगा, क्या आएगा, dy आएगा। तो यहाँ पे टर्म क्या आएगा, y वाला ही टर्म आएगा। तो y वाला टर्म क्या है, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस वाई स्क्वायर, है ना। x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा था ना x इज इक्वल्स टू 2y माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2y माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy। चलिए इंटीग्रेट कीजिए 0 से 2, 2y का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2 इंटू वाई स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन माइनस, और वैल्यू कहां से कहां तक लिमिट रखेंगे, 0 से 2। यहाँ माइनस है और यहाँ पे है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, वाई क्यू बाई 3, और वैल्यू क्या रखेंगे 0 से 2। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई क्यू बाई 3 यानी कि 2 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 2 का क्यूब 8, तो 8 बाई 3 हो जाएगा। ये आ जाएगा 12 माइनस 8 बाई 3 यानी कि 4 बाई 3। तो 4 बाई 3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 बाई 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से हमने 25 क्वेश्चन कर लिया। आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को कीजिए और भी आगे हम लोग सेट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा जो एयरफोर्स या जो डिफेंस वाले हैं। ये सिर्फ एयरफोर्स में ही जरूरी नहीं है कि इम्पोर्टेंट है, ये किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आप AA दे रहे हो या कोई और एग्जाम, अच्छा एग्जाम दे रहे हो, एनडीए, इवन एनडीए में भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है। ओके, थैंक यू सो मच।